हमारे वक्ताओं के माध्यम से, कुछ यहाँ पर हमारे गायकार भी गीत के माध्यम से भी इस बहुजन समाज के कारवा को बढ़ा रहे हैं, जिनमें खासकर वयोवृद्ध स्मरणा जिला ही नहीं, इस राजस्थान में काफी समय तक, राजस्थान में भी दूर दूर तक और खासकर अपने मुरैना, चंबल, ग्वालियर में अपनी गायकी के माध्यम से महापुरुषों की कारवा को आगे बढ़ाने वाले मेरे आदरणीय बाबा पातीराम जी को मैं नमन करता हूं। और इसी गांव से हमारे गायकी के माध्यम से बहुजन समाज की बात को आगे बढ़ाने वाले सम्मानीय पूरन सिंह सैमिल जी, और आपके बीच में ही मीडिया के साथी भी, हमारे नौजवान साथी मीडिया के भी काफी मेहनत कर रहे हैं। आजकल आपकी बात को रखने के लिए, आपकी बहुजन समाज की बात को आगे बढ़ाने के लिए आज वो अपने घर परिवार को ना देखते हुए, आपकी समाज को देखते हुए जगह जगह पर समय समय पर हमारे पत्रकार बंधु भी आपकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी मैं पत्रकार टीम को भी मैं अपनी ओर से जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए उपस्थित इस कार्यक्रम में मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र साथी, नौजवान साथियों को मैं सबको अपनी ओर से जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए, साथियों काफी वक्ताओं ने आपके सामने काफी बातें रखी हैं, मैं उन बातों से सभी से सहमत हूं, लेकिन मैं अपनी ओर से मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि आज आपने ये संत रविदास जी की कथा के शुभ मौके पर आपने जो भोजन दान का काम किया है, साथियों में इस भोजन दान में मैं समझता हूं कि भोजन दान फ्री में नहीं हुआ है, शायद इस गांव के लोगों की ज्यादा अहम भूमिका रही होगी, तो मुझे लगता है कि गांव के बाहर के लोगों की भी कुछ इसमें भूमिका रही होगी। तो मैं साथियों में आपसे इतना सा निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश में सबसे पहले अगर हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले देश में अगर पैदा नहीं होते तो मुझे लगता है कि इस देश में शिक्षा का आगमन न होता। अगर महात्मा ज्योतिबा फुले 1849 को इस देश में अंग्रेजों की हुकूमत से अगर आपके लिए शिक्षा का अधिकार न लेते तो मुझे नहीं लगता कि अब बाबा साहब आपके देश में पढ़कर भारत के संविधान को बनाने का मौका मिलता। साथियों ये मौका हमें इन महापुरुषों की वजह से मिला है, संत कबीर की वाणी से मिला है। संत कबीर ने भी अपने दोहे और साथियों के माध्यम से आपकी समाज को जागरूक करने का काम किया है। समय समय पर उनकी जयंती पे भी कार्यक्रम होते हैं और ऐसे भोज भी होते हैं, ऐसे भोजों में लोग जाते हैं, उनकी वाणी भी सुनते हैं, एक दो दिन अपने दिमाग में उनकी वाणी को रखते हैं, भोज को 8 घंटे रखते हैं और इसके बाद जैसे हैं वैसी स्थिति में फिर आ जाते हैं। साथियों इन महापुरुषों ने योगदान जो दिया है, कुर्बानी दी है, वो कुर्बानी आप इस कुर्बानी को समझना होगा। ऐसे महापुरुषों ने अपने परिवार को त्याग दिया, परिवार को खत्म कर लिया, औलाद को खत्म कर लिया। परम पूज्य बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर आपके भारत के संविधान का निर्माण किया और इस भारत के संविधान में आपको तमाम सारी सुविधाएं, तमाम आजादी देने का काम किया है। ऐसी बातों को हमको नहीं भूलना चाहिए। साथियों यहाँ तमाम वक्ता हैं, तमाम तरह की उन्होंने आपके सामने बात रखी, इन बातों को भी आपको हमेशा अपने जेब में रखना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ समय समय पर जब काम आती है तो उस बात को भी याद रखना चाहिए। भोजन दान दिया है, भोजन खा के चले जाएंगे, 2-4 दिन याद करेंगे सराहने में भोजन दान हुआ, भंडारा हुआ, हम खाना खाने गए समान, और यहाँ पर वक्ता भी आए हैं, वक्ता भी बोल के जाएंगे, आपके कानों में भी सुनाई दे रहा है। लेकिन साथियों जब तक इन लोगों की बात को आप ध्यान में न रखेंगे, इन लोगों के बताए हुए रास्ते पर न चलेंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि इस देश का ही क्या, इस समाज का ही क्या, इस देश का उद्धार होने वाला नहीं है। सम्मानित साथियों जितने भी महापुरुष हैं, संत कबीर ने भी कहा है और संत रविदास जी ने भी कहा है, सबने अपने अपने समय पर अपनी अपनी वाणी से आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। समता, समानता, बंधुत्वता का नारा दिया है। और साथियों परम पूज्य बाबा साहब ने इन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर इस देश में पढ़ लिख कर, जब तो साथियों मैं समझता हूँ कि इस देश में
संविधान नेता इस देश में जो मनुवादी व्यवस्था थी, उस मनुवादी व्यवस्था में इतना हमारा महापुरुष जो पढ़ लिख कर आपके लिए इतना बड़ा काम किया है, शायद मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई महापुरुष नहीं होगा जिन्होंने आपके लिए कोई भले करने का काम किया हो। संविधान में आपके तरह तरह के हथकाल के, संविधान में आपको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, संविधान ने आपको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार दिया, संविधान ने आपको इंजीनियर लेकर कलेक्टर, डॉक्टर, एसपी और आपको तरह तरह के सरकारी जो महकमे में जो पद हैं, आप अच्छी तरह से वह सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी से पैसा प्राप्त करते हैं, उस पैसे से आप अपने घर परिवार को चलाने का काम करते हैं। तो साथियों, मैं उन लोगों से इतना सा भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश में तमाम सारे कलेक्टर हैं, एससी के तमाम एसपी भी हैं और तमाम सेकंड क्लास के अधिकारी भी हैं, तमाम टीचर भी हैं और तमाम ऐसे विभाग हैं जिनमें कार्यरत हैं। तो मैं उन साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि साथियों, परम पूज्य बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर इस संविधान को बनाकर आपको तरह तरह की आजादी दी है। तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि जहाँ भी आप सरकारी नौकरी करते हैं, जिस विभाग में भी सरकारी नौकरी करते हैं, तो आप उस सरकारी नौकरी से, मैं चाहता हूँ इस समाज का भला न करें आप, लेकिन उस सरकारी नौकरी के पैसे जो मिलते हैं उसमें से कुछ पैसा बचाकर, साथियों मैं समझता हूँ समाज को न दे कोई बात नहीं है। समाज में तमाम बेटे हैं, तमाम मजदूर किसान हैं, वो अपने बेटे को पढ़ाई लगाएंगे। और मैं तो आपसे इतना सा निवेदन करूंगा कि अगर आपका भाई मजदूर है, आप कर्मचारी हैं, आपकी मैडम कर्मचारी है, आपका बेटा कर्मचारी है, तो मैं आपसे इतना सा निवेदन करूंगा कि जो आपका भाई है, मजदूर है या किसान है, उसका बेटा पढ़ नहीं पा रहा है, मजबूरी है, उसके पास पैसे का अभाव है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जिसको एक तरीका से आप पैसा प्राप्त करते हैं, उसका कुछ हिस्सा लेकर अपने भाई के बेटे को भी पढ़ाने का काम करें। जिस भाई ने, आपका बड़ा भाई है, आपसे 20 साल बड़ा है, आपको पढ़ाने लिखाने का काम किया, आपको अच्छे कपड़े पहनाने का काम किया, आपको अच्छा खिलाने का काम किया और आज आप अधिकारी बन गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस भाई से बड़ा आपका पिता तुल्य और कोई हो नहीं सकता। आप उसके योगदान को, आप उसकी कुर्बानी को खाली नहीं जाने देंगे। आप उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी नौकरी में से कुछ हिस्सा बचाकर उसके जीवन को भी आप बेहतर बनाने का काम करेंगे। साथियों, तमाम हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, डॉक्टर भी हैं, मैं डॉक्टर लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप प्राइवेट डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, तो आप लोग अगर प्राइवेट डॉक्टर हैं तो आपका काम बनता है, आप डॉक्टर हो, अच्छी तरह से आप रह रहे हैं, अच्छी तरह से खा रहे हैं, अपने बेटा बेटियों को पढ़ा लिखा रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये हमें अधिकार बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। तो मैं समझता हूँ कि आप अगर डॉक्टर हैं तो आप समाज के 1-2 बेटे को डॉक्टरी सिखाने का काम करें, जिससे आपकी बात को वो आगे बढ़ाएगा। आप अगर टीचर हैं तो आप अपने घर पे, आप जहाँ नौकरी करते हैं उस गांव में जाके गरीब बच्चे हैं जिनको पढ़ाने लिखाने का उनके घर में कोई साधन नहीं है, खाने पीने का साधन नहीं है, उन बच्चों को आप अपनी तरफ से अपना अमूल्य समय नौकरी के अलावा 1 घंटा निकालकर उस गांव में जाकर एक कोचिंग जैसी संस्था खोलेंगे, हमारे गरीब बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे। तो साथियों, वो गरीब का बच्चा भी आपके बेटे की बराबर आकर वो पढ़ लिख कर आपके बेटे की बराबरी करेगा और इस देश का ही नहीं, आपके समाज का ही नहीं, इस देश की भी उन्नति में उसका योगदान रहेगा। साथियों, तमाम सारी बातें हैं राजनीतिक रूप से हमारे भाई, छोटे भाई जिराते जी आपके सामने बहुत सारी बातें रखी और भी वक्ताओं ने रखी। तो राजनीतिक रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जिस चाबी से हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। साथियों, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। आप कलेक्टर बन जाएं, 60 साल के बाद रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, आपको घर बैठना पड़ेगा। टीचर बन जाएं, आपको 60 साल के बाद रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, घर बैठना पड़ेगा। लेकिन साथियों, राजनीति एक ऐसी चीज है, राजनीति की सत्ता की वो चाबी ऐसी चीज है कि आपके जीवन में हर प्रकार की परेशानी को, हर प्रकार की कठिनाइयों को हल करने की ताकत रखती है। इसलिए साथियों, आज हमारे परम पूज्य माननीय साहब कांशीराम जी ने, बाबा साहब फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाकर माननीय साहब कांशीराम जी ने इस देश के अंदर में एक राष्ट्रीय पार्टी बनाकर आपके हाथों में सौंप कर
इस दुनिया से चले गए हैं। आप उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करने का काम करेंगे और आगे कैसे बढ़ाएंगे इस देश में। जब तक आप सत्ता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आपके लिए कोई सुख चैन की नींद आप नहीं सोएंगे। और जब तक सत्ता आपके हाथ में नहीं होती है, जैसी समस्या आपकी बनी है वैसी समस्या बनी रहेंगी। और मैं समझता हूँ कि आने वाला कल मैं संचालक महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे भाई राजेंद्र भारती जी हैं, तो जब भी मैं कभी मीटिंग लेने जाता हूं तो भारती जी कहते हैं कि बाइक में जब मैं पहुंच जाता हूं तो राजेंद्र बोलते हैं कि काका अब तुम बोलोगे तब तक मैं खटिया पड़ी है वहां पे, मैं सो के आता हूं, पता नहीं है तुम कब तक बोलोगे। तो मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपसे बस मैं इतना बात कहना चाहूंगा कि आगामी आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव आने वाले हैं और अभी पिछले चुनाव में उपचुनाव हुए थे, उसमें हमारे साथ में हमारे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं खुल के कहता हूं, किसी भी भाई को अगर बुरा लगता है तो इस मंच के माध्यम से भी मुझे गाली दे सकता है, बुरा कह सकता है। अकेले में मिल जाऊं तो अकेले में भी बुरा कह सकता है, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। लेकिन हमारे पढ़े लिखे लोगों ने इस मुरैना के लिए उपचुनाव नहीं था, मुरैना के लिए तो एक आम चुनाव था। एक सबरगढ़ की विधानसभा को छोड़कर बाकी सभी विधानसभाओं में चुनाव हुए थे और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है जो शोषण करती है, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पीछा छुड़ाने के लिए हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे, किसी भी विभाग में नौकरी कर रहे हो या पढ़े लिखे हो या नौजवान साथी हमारे ग्रेजुएशन हो या कोई टीचिंग का काम कर रहा हो, उन लोगों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है और भारतीय जनता पार्टी को सरकार को गिराना है तो साथियों अब की बार कांग्रेस को वोट देना होगा। साथियों इस बात का गवाह है, इतिहास गवाह है, परम पूज्य बाबा साहब को, डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी को जब भारत का संविधान लिखने का मौका मिला था तो यहाँ के कांग्रेस के नेता हैं और उस समय पर उस कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के कानों में भारतीय संविधान लिखने के लिए बाबा साहब को संविधान समिति में चुनाव के लिए आया तो उनका कांग्रेस वालों का कहना था कि इस देश में बाबा साहब के लिए खिड़की दरवाजे नहीं, इसके रोशनदान भी बंद कर दिए हैं। इस चुनाव संविधान समिति में बाबा साहब को रोकना होगा। सम्मानित साथियों, मैं सोचता हूँ सरदार पटेल की बात अगर सब लोग मान जाते और बाबा साहब को संविधान सभा में न आने देते तो आज भारत का संविधान न लिखा होता। अगर भारत का संविधान न लिखा होता तो मैं समझता हूँ साथियों, यहाँ पे ऐसे बुजुर्ग नहीं बैठे हैं कि मैं ऐसी बात करूँ, लेकिन मैं काफी बुजुर्गों से मिला भी हूँ। इस देश में आपकी व्यवस्था ऐसी थी कि आपके घर पे आदेश आता था कि हमारे घर पे पशु मर गया है, उस पशु को उठाकर फेंकने का काम आप लोग करते थे। आप उस पशु के मांस को खाने का काम करते थे, वो सड़े हुए पशु की चमड़ी उतारने का काम करते थे। तो साथियों, वो हमारे महापुरुषों की जो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनकी नाक से वो बदबू कभी निकली नहीं है। वो बदबू कब निकलेगी? जब देश में आप सत्ता में आ जाएंगे। इस देश में सत्ता आगे आने का अच्छा मजा आपने देखा होगा। उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी 4 बार बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले मुख्यमंत्री बनी और आप उत्तर प्रदेश का हमारा कोई साथी यहाँ होगा या इनकी कोई रिश्तेदारी होगी, उत्तर प्रदेश में जाकर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में ऐसा यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाया कि विश्व स्तरीय तथागत बुद्ध के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई। इस देश में आज तक किसी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। देश में 75 साल हो गए इस देश को आजाद हुए, कांग्रेस का नाम देती है। कांग्रेस ने हमारे ऐसे छोटे छोटे गाँव में हमारे हैं, इनमें एक प्राइमरी स्कूल खोलने का काम नहीं किया और हमको क्या दे सकती है? हमेशा हमसे कांग्रेस ने हमसे छुड़ाने का काम किया। और उत्तर प्रदेश के अंदर में जिन महापुरुषों के इस मिशन को लेकर बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है, उन सभी महापुरुषों का आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में सम्मान किया है। उनके नाम पर जिले का नाम रखे, उनके नाम पर पार्क रखे, उनके नाम पर गार्डन रखे, उनके नाम पर हॉस्पिटल रखे, उनके नाम पर स्कूल रखे, उनके नाम पर कॉलेज रखे। साथियों, ये सत्ता का मजा है। इस सत्ता में जब हम पहुंचे तो हमने इन महापुरुषों की विचारधारा
विचारधारा को आगे बढ़ाया, इनके सपनों को पूरा करने की कोशिश की। और साथियों यही कोशिश पूरे देश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उस नीले झंडे को मनोहर कांशीराम जी के नीले झंडे को लेकर इस देश में कोने कोने में बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को फैलाने का काम कर रही है। तो साथियों आने वाला चुनाव है, मैं उन भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो पूर्व में गलती करी है, एक बार गलती हो गई, 2 बार गलती हो गई, मैं समझता हूं तीसरी बार आपको गलती नहीं करना चाहिए। अगर तीसरी बार गलती करी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चक्कर में पड़ गए, तो मैं समझता हूं आप सत्ता की तो बात अलग है, आप सत्ता की कुर्सी की परछाई तक नहीं पहुंच सकते। अगर सत्ता आपकी परछाई तक नहीं पहुंच सकते तो इस देश में आपका भला होने वाला नहीं है, आपके बेटा बेटियों का भला होने वाला नहीं है। शिक्षा को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, तमाम सारे विभागों को बेचने का काम किया है। अपने बेटों को पढ़ाएंगे, किसान पढ़ाता है, अपनी फसल को बेचता है।